देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मत दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर पहले चरण के चुनाव के लिए 152 सीटों पर हुए पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग को लेकर किस तरीके के आंकड़े और किस तरीके का ट्रेंड आना शुरू हो गया है दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और कौन सी सीट पर किस पार्टी का है दबदबा। इसी के साथ में बताएंगे 92% से ज्यादा वोट के पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों और वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पर क्या राय दी है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ईवीएम को लेकर रोना शुरू कर दिया है दोस्तों बताएंगे कई जगह पर गाड़ियों में ईवीएम पकड़े जाने को लेकर बीजेपी के लोग कार्रवाई की मांग करने लगे। और इसके बाद बताएंगे कि ऐसा विधानसभा था दोस्तों जहां पर पूरे बूथ के स्टाफ को ही एक साथ सस्पेंड कर दिया गया और बीजेपी के नेता डीएम से लेकर एसपी एडीएम एसडीओ और बीडीओ और जॉइंट बीडीओ के साथ साथ आईएएस आईपीएस और डब्ल्यूबीसीएस के लोगों का बीजेपी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों यानी ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव को पलटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं बंगाल ने पहले चरण के चुनाव के बाद दिल्ली में बैठे मीडिया वालों के पूरे भ्रम को तोड़ दिया है दोस्तों और गोदी मीडिया को चक्कर आने लगे हैं क्योंकि 152 सीटों में से 120 प्लस सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बीते दिन पश्चिम बंगाल के उत्तर बंग यानी उत्तर बंगाल के इलाके के अंदर और झारग्राम के इलाके के अंदर 152 सीटों पर वोट डाले गए दोस्तों। बड़ी बात यह थी कि 152 सीटों पर जब वोटिंग परसेंटेज सामने आने लगा यानी मतदान प्रतिशत सामने आने लगा तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने लगे दोस्तों। दक्षिण दिनाजपुर में तो 94% से ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया, कूच बिहार में 94% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला और इसी तरीके से बीरभूम के अंदर 93% लोगों ने वोट डाला, जलपाईगुड़ी में 93%, मुर्शिदाबाद में 93%, मालदा में 92% और उत्तर दिनाजपुर के अंदर 92% के साथ साथ झारग्राम में 91%, पश्चिम मेदिनीपुर में 91%, बांकुरा में 91% के साथ साथ अलीपुरद्वार में 90% और पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर भी 90%, पुरुलिया में 89-90% के आसपास वोट पड़े और पश्चिम बर्धमान के अंदर भी 89% वोट पड़े दोस्तों। और दार्जिलिंग के इलाके में 88% और कालिम्पोंग जिले के अंदर 82% यानी सबसे कम वोट पड़ा 82% दोस्तों। इससे पता चला कि चुनाव में जबरदस्त तरीके से जिसे कहते हैं बम्पर वोटिंग होना दोस्तों, वाकई बम्पर वोटिंग हुई, हर जगह कोने कोने में वोट पड़ा। ऐसे में बीजेपी के लोगों का दावा था कि इस तरीके की मतदान प्रतिशत में अचानक से इजाफा हो जाना यानी पिछली बार 2021 के आंकड़े को आप देखेंगे तो 82% के आसपास इन इलाकों के अंदर वोट डाला गया था दोस्तों। और ऐसे में पहले चरण के चुनाव को लेकर ये जो दावे चल रहे हैं कि 10% के आसपास की बढ़ोतरी अपने आप में बहुत होती है और ये स्विंग है एक तरीके का बहुत तगड़ा वाला, यानी घर से लोग निकल निकल कर परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं। हालांकि ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार के अंदर ही अभी हाल फिलहाल के अंदर देखा गया था कि 10,000 रुपए के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट डाला था दोस्तों। और उसके बाद चुनाव का जो 10% का अतिरिक्त वोट था वो केवल और केवल सत्ता के समर्थन में था यानी महिलाएं घर से बाहर निकली थी। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर जमकर पैसा बांट रही हैं दोस्तों। ममता बनर्जी ने लकी भंडार से लेकर जुगो साथी स्कीम में जमकर पैसा दिया है और इस कारण से कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की योजना के कारण महिलाएं बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर वोट डाल रही हैं और इस ही समीकरण इस तरीके के बने हैं दोस्तों। और दूसरा एक और बड़ा कारण यह है कि 10% का जो वोट स्विंग बताया जा रहा है यानी 10% अधिक वोट हुआ है, ये बोलना अपने आप में गलत इसलिए है क्योंकि पिछली बार अगर मतदाताओं की संख्या देखी जाए तो 7 करोड़ के आसपास थी दोस्तों, जो इस बार घट गई है। और इससे पता चल रहा है कि एसआईआर के कारण टोटल मतदाताओं की संख्या घट गई है दोस्तों। और सीधी सी बात है अगर मतदाताओं की संख्या घट गई है तो फिर मतदान प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा यानी पिछली बार जितने लोगों ने वोट डाला है उतने ही लोगों ने इस बार वोट डाला, लेकिन इस बार टोटल नंबर ऑफ वोट कम हो गए हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दिखाई जाएगी और यही बड़ा कारण है दोस्तों की साकेत गोखले सांसद ने कहा कि अगर पिछली बार 100 वोटर थे तो 83 लोगों ने वोट डाला था, लेकिन उसी को अगर आंकड़े को आप देखेंगे और एसआईआर होने के बाद 100 वोटर में से 90 बचे हुए हैं तो 90 में से भी अगर 83 लोग वोट डालने के लिए जाएंगे तो इसका परसेंटेज बढ़कर 92 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये पूरा इफेक्ट एसआईआर का हो रहा है क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि अगर वाकई पश्चिम बंगाल के अंदर 10% का वोट स्विंग होता यानी एक तरफा वोट आगे बढ़ा होता तो इसका मतलब ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती दोस्तों। लेकिन दो तर्क है जिसमें एक एसआईआर वाला तर्क है जो एकदम सही है और दूसरा ये तर्क है कि ममता बनर्जी के लिए महिलाओं ने जमकर वोट किया है क्योंकि महिलाओं को लकी भंडार जैसी स्कीम मिल रही है दोस्तों। और कभी भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से देखेंगे तो बंगाल में महिलाएं केवल एक ही बात बोलती है कि दीदी थाकबे यानी दीदी रहेंगी और महिलाएं दीदी के प्रति काफी ज्यादा मजबूती से बोलती हैं दोस्तों क्योंकि पैसा जमकर मिल रहा है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों जिसमें पहले चरण के चुनाव के बाद एक बात है कि बीजेपी के नेताओं में जमकर पैनिक मचा पड़ा है दोस्तों। बीजेपी ने बांकुरा के अंदर एक गाड़ी को पकड़ने का दावा करते हुए शाम को बताया कि 8 बजे के आसपास ईवीएम से भरे हुए एक गाड़ी को पकड़ा गया जो चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था और दावा किया गया कि इस गाड़ी को घेर लिया गया, इसमें पुलिस के लोग मौजूद थे और कई सारे ईवीएम रखे हुए थे। इसके बाद दावा किया गया कि ईवीएम को बदलने की साजिश चल रही है। हालांकि दोस्तों जब विपक्ष के लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो भाजपा के लोगों का मानना रहता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, इसीलिए इस
तरीके के आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी के लोग बंगाल में हर वो रास्ता अपना रहे हैं दोस्तों जिस रास्ते को लेकर बीजेपी के लोग उल्टा सीधा अन्य राज्यों के अंदर बोलते रहते हैं और बंगाल में दावा कर रहे हैं कि ईवीएम को ही बदल दिया जा रहा है। इस तरीके की एक बड़ी साजिश पकड़ी जा रही है, यानी भाजपा वाले बंगाल में एकदम रो रहे हैं दोस्तों और बीजेपी वालों को खुद का रोना पसंद आ रहा है। और ऐसे में एक बात है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा की हालत खराब है दोस्तों। इसके बाद एक और अद्भुत अपडेट सामने आती है। अपडेट यह है कि बंगाल के पिंगला विधानसभा सीट के अंदर पूरे के पूरे बूथ स्टाफ को ही सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला क्षेत्र के अंदर पिंगला बूथ पर हुआ ये दोस्तों की वोटिंग के टाइम के बीच में ही पोल के जो ऑफिसर थे यानी जिनका काम पोलिंग कराना था वे लोग बूथ को छोड़कर चले जाते हैं। इस बात को लेकर जैसे ही जानकारी मिलती है वैसे ही बूथ नंबर 9 पश्चिम मेदिनीपुर के अंदर ये कार्रवाई की गई है दोस्तों और रिजर्व पोलिंग टीम को काम पर लगा दिया गया और जो लोग बूथ को छोड़कर चले गए थे यानी वोटिंग के टाइम पर बूथ को छोड़कर चले गए थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें सेक्टर ऑफिसर भी शामिल है और ये एक बहुत गंभीर चूक का मामला है दोस्तों और इसी के द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कार्रवाई की गई है। तो ऐसे कई और तरीके के मामले सामने आए हैं दोस्तों जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बंगाल के अंदर बीते दिन लगातार जारी रही और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सारी लिमिट पार करके ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे थे दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा वालों को पता चल गया कि इतनी तैयारी के बावजूद ममता बनर्जी का दबदबा पूरे बंगाल के अंदर है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और दिग्गज नेता सौमित खान सुबह से ही कहने लगे कि ईवीएम काम नहीं कर रहा, कहीं पर स्टाफ काम नहीं कर रहा, कहीं पर वोटिंग धीमी करवाई जा रही है और इस तरीके के आरोप लगाते हुए सौमित खान ने कहा कि बंगाल के अंदर राज्य के अधिकारियों के कारण धांधली की जा रही है। वो आरोप लगाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की भूमिका ना के बराबर है। किसी भी कार्यक्रम में डीएम से लेकर एसपी, एडीएम, एसडीओ, बीडीओ और ज्वाइंट बीडीओ के साथ साथ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और डब्ल्यूबीसीएस कार्यकारी अध्यक्ष जितने भी हैं, कार्यकारी अधिकारी जितने भी हैं, सभी रैंक के पोस्ट पर वो कथित तौर पर सहयोगियों की तरह टीएमसी की मदद कर रहे हैं और हेर फेर में साथ दे रहे हैं दोस्तों। एक टाइम अगर कोई बोले कि वेस्ट बंगाल पुलिस के लोग मदद कर रहे हैं तो माना भी जा सकता है, लेकिन बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, जबकि आईएएस और आईपीएस अधिकारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की ये नौकरी है तो क्यों एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी तृणमूल कांग्रेस की मदद करके अपनी नौकरी को खतरे में डालेगा? तो इसका जवाब तो बीजेपी के नेताओं पर नहीं है, लेकिन कुछ भी आरोप लगाते जा रहे हैं दोस्तों। और सौमित खान का अगर आप पीछे दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम बौखला गए थे। साथ साथ पश्चिम बंगाल के सालटोरा से भी एक बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। दावा किया जाता है वीडियो में कि टीएमसी के लोगों की एक गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें टीएमसी का झंडा रखा हुआ है। बीजेपी ने गाड़ी पकड़ी है और ये ईवीएम क्या कर रही थी यहाँ पर, इसका जवाब देना चाहिए। भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि किसके इशारे पर यह खेल हो रहा है। अब देश पूछ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग इसमें क्या जवाब देगा। ये चुनाव है या टीएमसी की गुंडागर्दी, यानी टीएमसी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों और अलग अलग क्षेत्रों से ये अपडेट आ रही है। इसी के साथ में देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एक बड़ी राय दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद पोलिंग बूथ पर जितने भी लोग चुनाव में वोट डालने के लिए लगे हुए हैं उन्हें लेकर एक पर्चा देना चाहिए, यानी पर्ची सब लोगों को देना चाहिए जो लोग 6 बजे के बाद भी लाइन में लगे हुए हैं और इस पर्ची की गिनती होनी चाहिए। एक सीट पर 6 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट डाला है और उस आंकड़े को अपडेट करके पहले ही बता देना चाहिए ताकि आम जनता के मन में कोई शक और शुबा ना हो दोस्तों, खासकर विपक्ष के मन में, क्योंकि अचानक से बताया जाता है कि 6 बजे के बाद बम्पर वोटिंग हो गई, इतने लाख लोगों ने वोट डाल दिया और उससे पूरा चुनाव पलट जाता है। इसीलिए एसवाई कुरैशी चाहते हैं कि इस तरीके का नियम और प्रावधान होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पूरे चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं और वो जो दावा कर रहे हैं और वो जो मांग कर रहे हैं एकदम सही मांग है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। एसवाई कुरैशी कई तरीके के बदलाव की बात कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि भाजपा वाले इस पर कोई ध्यान नहीं देते और खासकर जब विपक्षी शासित राज्य होता है तो वहां पर सारे वो आरोप लगाते हैं दोस्तों जो विपक्ष के लोग अन्य बीजेपी के राज्यों के अंदर सबूत के साथ में लगाते हैं। तो अचानक से भाजपा वाले विपक्ष की तरह भूमिका निभाने लगते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें दूसरे चरण के चुनाव को लेकर भी आसनसोल के अंदर तैयारियां जोर शोर से चल रही है दोस्तों। आसनसोल वो जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि पिछली बार उसको ज्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन बाबुल सुप्रियो बीजेपी से अलग हुए तो वैसे ही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और आसनसोल क्षेत्र के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीतकर आए थे दोस्तों। ऐसे में ये इलाका पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के दबदबा वाला इलाका बन चुका है और आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अग्निमित्र पॉल को बनाया है दोस्तों, जो खुद एक पूर्व सांसद है और इस बार 2024 के चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था और अब इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। और चुनाव प्रचार करने के लिए जब क्षेत्र में ये पहुंची तो इनकी गाड़ी पर हमला हुआ है दोस्तों। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया गया। अग्निमित्र पॉल ने इस पूरे मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है और अब तो और ज्यादा बवाल पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अब तक तो नॉर्थ बंगाल के अंदर ये पूरा सिस्टम चल रहा था और नॉर्थ बंगाल में अमूमन शांतिपूर्ण तरीके का एक राजनीति किया जाता है, लेकिन जब बात आती है दक्षिण बंगाल की, यानी पूरा उत्तर दक्षिण 24 परगना, नादिया जिले का डायमंड हार्बर, कोलकाता के इलाके का
पूरा समीकरण दोस्तों कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के एक तरफा रहता है और यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में और ज्यादा मारधाड़ देखने को मिलेगी आने वाले दिनों के अंदर। यानी 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उससे पहले इन पूरे इलाकों के अंदर कोलकाता बेल्ट में जोरदार बवाल होने की आशंका है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कई एक्सपर्टों ने बंगाल के पहले चरण के चुनाव को लेकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है दोस्तों। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में ज्यादा मतदान मुख्य रूप से 3 पिलर पर आधारित होता है। पहला ये कि मजबूत संगठन पर आधारित राजनीति करने वालों के कारण वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है। दूसरा ये कि तृणमूल कांग्रेस के पास वो मजबूत संगठन है। दूसरा वोटिंग को लेकर लोगों में जोश और तीसरा राजनीतिक दलों के आपस की खुद की प्रतिद्वंदिता। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक प्रभाकर मणि तिवारी कहते हैं कि बंगाल में ज्यादा वोट का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। बंगाल में 2011 के विधानसभा चुनाव में जब लेफ्ट की सरकार गई और तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई तो बंपर वोटों में इजाफा हुआ, लेकिन 2021 की बात करें तो यहां पर बंपर वोटों में इजाफा होता है, लेकिन टीएमसी की सरकार बन जाती है और 200 प्लस का आंकड़ा दीदी हासिल कर लेती है। तो दूसरे शब्दों में ज्यादा वोट का मतलब परिवर्तन के लिए भी हो सकता है और अभी चल रही सरकार के समर्थन में लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति को लेकर भी हो सकता है। और घूम फिरकर बात इसी पर आ रही है दोस्तों की आखिर लक्ष्मी भंडार योजना का कितना असर है और युवा साथी योजना का कितना असर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम जनता को कुछ ऐसा नहीं दिया जा रहा कि लोग आम जनता बीजेपी को सपोर्ट करे। ऐसे में लक्ष्मी भंडार योजना ये सबसे बड़ा खेल करने वाली है चुनाव के अंदर। एक्सपर्ट भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव को लेकर घूम फिरकर बात वही है दोस्तों, जो बिहार में फॉर्मूला लागू होता है वही फॉर्मूला बिहार के साथ साथ बंगाल में अगर आप लागू करेंगे तो आपको साफ साफ ममता बनर्जी बंपर वोटों के साथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाती हुई दिखाई देंगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मणिपुर के अंदर दोस्तों एक जोरदार तरीके का लोगों का विरोध होता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर अब वीडियो सामने आया जिसमें हाथ में मसाल लेकर लोग मणिपुर के अंदर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, खासकर भाजपा की जो अभी की वर्तमान सरकार चल रही है। और जो लोग यानी बीजेपी सरकार के जो लोग आम जनता को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे उसे लेकर विरोध जताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों। मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच में इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनकी सुरक्षा बीजेपी सरकार के लोग नहीं कर पा रहे, अधिकारी नहीं कर पा रहे, केवल आश्वासन देते हैं, वास्तविकता में कोई सुरक्षा नहीं हो पा रही है दोस्तों। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट यह है कि मणिपुर के अंदर एक नई पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक नई पार्टी बना सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि एन बीरेन सिंह को मणिपुर के मैतेई समुदाय का जोरदार तरीके का समर्थन मिला हुआ है दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल के अंदर एन बीरेन सिंह को हटाकर राज्य में बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री बनाया, तो एन बीरेन सिंह इस बात से नाराज चल रहे हैं। और दूसरा, मैतेई समुदाय के लोगों का मानना है कि बीजेपी वो नहीं कर सकती जो एन बीरेन सिंह कर रहे थे, यानी एन बीरेन सिंह अपनी नई पार्टी बनाने की एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर मणिपुर के अंदर एक नई तरीके के राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए और आम जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, जो नए प्रतिनिधि आएंगे जिस पर जनता का विश्वास होगा वे लोग आराम से सरकार चलाने में योगदान दे पाएंगे दोस्तों। आम जनता उनकी बात सुनेगी भी। जनता चाहती है कि नए प्रतिनिधि चुने जाए, क्योंकि अभी वालों पर कोई विश्वास नहीं जता पा रहा और इसीलिए मणिपुर के अंदर शांति स्थापित नहीं हो पा रही। जबकि अगर आप मणिपुर के अंदर अभी हाल फिलहाल में जब राष्ट्रपति शासन लागू था दोस्तों तब के हालात देखेंगे तो फिर भी स्थिति ठीक थी, लेकिन अब तो और ज्यादा माहौल खराब होता हुआ नजर आने लगा है। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगाती है दोस्तों, लेकिन वास्तविकता यह है कि आम आदमी पार्टी ने नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के एक दिन पहले बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली के नगर निगम यानी एमसीडी के महापौर का चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। बीजेपी के पास 250 सदस्यों में से 123 पार्षद है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 101 पार्षद है। 6 सदस्य आम आदमी पार्टी से अलग गुट बनाकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाकर और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं दोस्तों। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चुनौती भी नहीं देने का फैसला लिया है, यानी अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती दोस्तों। बेशक 101 का आंकड़ा है इनके पास, लेकिन कांग्रेस के पास जो भी 8, 9, 10 समर्थन है तो कांग्रेस साथ में आने के लिए तैयार है। तो फिर अगर अरविंद केजरीवाल चुनौती देने के लिए बीजेपी को खड़ा होंगे तो साथ में उनके विपक्ष के आवाजें भी साथ में आएगी दोस्तों। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अब जब सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर बीजेपी तो एक तरफा चुनाव जीत जाएगी। सवाल यह है कि भाजपा को आखिर एक तरफा चुनाव क्यों जीतने दे रही है आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर इतनी ही मजबूत है और कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि वो बीजेपी को चुनौती भी क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं महापौर के चुनाव को लेकर, मेयर के चुनाव को लेकर अपना उम्मीदवार मैदान में उतार रहे। कम से कम बीजेपी को एक चुनौती तो मिलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सांठगांठ चल रही है और फिर आरोप कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की अन्य पार्टियों के ऊपर लगाया जाता है कि वे लोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लेकर बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस थमा दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए बोला है और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के संबोधन के दौरान जो बातें उन्होंने बोली दोस्तों, इसे लेकर चुनाव आयोग की चुप्पी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, बीजेपी के लोगों ने कहा कि आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए किया गया। हालांकि खड़गे ने कहा कि उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपने किया और अब चुनाव आयोग से नोटिस दिलवाई जा रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे 24 घंटे में जवाब तो दे देंगे दोस्तों, लेकिन सवाल तो फिर यही है कि बीजेपी के लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर कांग्रेस के लोग नोटिस भेजने पर आ जाए तो बीजेपी के हर दूसरे नेता को 10-10, 12-12 नोटिस मिल जाएगा, क्योंकि भाजपा के लोग सबसे ज्यादा अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। साथ साथ बीजेपी विधायक के द्वारा पुलिस अधिकारी को धमकाने पर मध्य प्रदेश के अंदर आईपीएस संघ ने बीजेपी के सरकार के खिलाफ आपत्ति जताई है। दोस्तों, पिछोड़ से बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी का एक वीडियो पुलिस अधिकारी को धमकाने का सामने आया है, क्योंकि उन अधिकारियों ने उनके बेटे के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दोस्तों, आरोप है कि उनके बेटे ने बीते सप्ताह अपनी कार से 5 लोगों को टक्कर मार दी थी और आईपीएस संघ ने उनकी धमकी को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांगी है। दोस्तों, प्रीतम लोधी किसी न किसी मामले को लेकर सवालों के घेरे में रहते हैं दोस्तों, और एक बार फिर से सवालों के घेरे में है जब आईपीएस एसोसिएशन मिलकर बीजेपी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, क्योंकि भाजपा का विधायक पूरी तरीके से सत्ता के हनक में आईपीएस अधिकारी से अनाप शनाप बयान दे रहा था, बयान देते हुए अपमान कर रहा था। दोस्तों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के संगठन का लगातार विस्तार चल रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व विधायक सोहेल अख्तर अंसारी को, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक है दोस्तों, और उनके लिए ये जिम्मेदारी है कि प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को साथ में जोड़ा जाए। पूर्व विधायक सोहेल अख्तर अंसारी को मिल रही इस नियुक्ति पर कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल के चीफ इमरान प्रतापगढ़ी ने खुशी जाहिर की है। दोस्तों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव के सिग्नेचर के बाद यह आदेश आया है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के अंदर कई और बड़े संगठन विस्तार को लेकर आदेश सामने आने वाले हैं। साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय वेटीवार का एक बयान आता है। विजय वेटीवार कहते हैं कि महाराष्ट्र विधान परिषद के अंदर चुनाव में यदि उद्धव ठाकरे उम्मीदवार के रूप में नामांकन स्वीकार करते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे, अन्यथा महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार कौन होगा ये हम तीनों दल के लोग आपसी समन्वय के साथ में निर्णय लेंगे। साथ ही आगामी राज्यसभा की सीट को लेकर भी अभी से स्पष्टता आवश्यकता है, यानी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तीनों पार्टियां यानी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी एसपी क्या चाहते हैं ये तीनों को मिलकर सोचना चाहिए राज्यसभा के चुनाव और एमएलसी के चुनाव को लेकर। अब देखते हैं एमएलसी का जो एक पोस्ट आने वाला है, क्या वो खुद लेंगे उद्धव ठाकरे या फिर पार्टी के किसी और व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गुजरात को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने गंभीर आरोप लगाए। अमित चावड़ा जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है दोस्तों, उन्होंने कहा कि गुजरात में वोट चोरी का मोदी मॉडल चल रहा है। एसआईआर से पहले भी चोरी करते थे और आज भी चोरी कर रहे हैं। एसआईआर से पहले भी सबूतों के साथ बताया कि सिर्फ नवसारी यानी 84 विधानसभा सीट पर 30,000 के करीब डुप्लीकेट मतदाता है। यदि पूरे गुजरात की जांच जाए तो यह आंकड़ा 62 से 77 लाख तक पहुंच जाता है। तुरंत एसआईआर के बाद भी, यानी अभी अभी हाल में ही एसआईआर पूरा हुआ गुजरात के अंदर, इसके बावजूद एसआईआर होने के बावजूद सूरत के अंदर एक ही व्यक्ति, एक ही फोटो और एक ही नाम के साथ 5 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड नंबर के साथ लोगों के नाम दर्ज है। आखिर चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, इसका जवाब गुजरात के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा है दोस्तों, और बात एकदम सही है, क्योंकि गुजरात के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने वाले और अगर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम है तो फिर एसआईआर किस बात के लिए कराया गया था, जवाब देना चाहिए दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका के साथ में भारत ने जो व्यापार समझौता किया वो इतना खराब व्यापार समझौता दोस्तों की राहुल गांधी तो सुनकर ही चौंक गए थे और लगातार संसद भवन में समझौते पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी को समझौतावादी प्रधानमंत्री बता रहे थे। और ऐसे में पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुअल कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका ने सचमुच भारत का एक बड़ा घनघोर अपमान किया है। भारत को अमेरिका के करीब लाना हर अमेरिकी राष्ट्रपति का 30 साल का एक लक्ष्य रहा है। मैं ट्रंप जैसा काम कभी नहीं करूंगा, यानी ट्रंप ने भारत को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो ट्रेड डील किया गया है इसमें सारा फायदा अमेरिका को मिल रहा है और इन बातों का जिक्र राहुल गांधी पहले ही करते आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका के साथ में व्यापार समझौता अपने पीक पर पहुंचेगा दोस्तों और अमेरिका भारत के अंदर सामान भेजना शुरू करेगा और बड़ी संख्या में भेजेगा, तो इसे कहीं ना कहीं भारत का मार्केट पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता हुआ यानी उथल पुथल होता हुआ नजर आएगा, जो काफी गंभीर मामला हो सकता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी जी के प्रिय मित्र नमस्ते ट्रंप ने भारत को अपशब्द कहते हुए बेहद अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, एक नोट साझा किया और ये हास्यास्पद बयान पर मोदी जी पूरी तरीके से चुप है। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं, यानी ट्रंप ने भारत को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन मजाल है कि बीजेपी सरकार का कोई एक अधिकारी आकर अमेरिका के नेता ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा साझा किए गए नोट की आलोचना करेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको किस बात का डर सता रहा है? अमेरिका की सफलता में भारतीयों ने अहम भूमिका निभाई है। अमेरिकी सरकार के उच्च स्तर पर इस मुद्दे को उठाने से हमें क्यों रोका जा रहा है? भारत अमेरिका व्यापार समझौते के असंतुलित ढांचे को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने के ट्रंप के दावे और ट्रंप के सामने ब्रिक्स खत्म हो गया कहने पर मुस्कुराने से लेकर अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने तक हर कदम पर मोदी जी ने भारत के हितों को गिरवी रखा। प्रधानमंत्री के इस जोरदार चुनावी अभियान के बीच में मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि उन्हें 140 करोड़ भारतीयों की तरह धमकी और आक्रोश पर प्रतिक्रिया देने का समय मिलेगा और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर वो जवाब देंगे। हालांकि दोस्तों, बीजेपी का एक नेता ट्रंप के खिलाफ नहीं बोलता और जब ट्रंप भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने की लिमिट पार कर रहा है तभी बीजेपी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। दोस्तों, अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं भाजपाई, यानी शर्म आनी चाहिए। इस मामले पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।